नमस्ते विद्यार्थियों। जो भी विद्यार्थी इस चैनल को देखने वाले हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास में भेज दें। और इसी के साथ में पहले एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको जो ज्योग्राफी की लैब असिस्टेंट की जो ज्योग्राफी की क्लास है, उसमें जो भूकंप हमारा जो टॉपिक चल रहा था भूकंप, उसके बारे में बताया जा रहा था आप लोगों को। भूकंप में बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी गई थी। अब आपको बताई जाएगी जो वो भूकंप का मापन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो मापन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि इन मापनियों का आविष्कार किया था या मापनियों का प्रतिपादन किया था या मापनियों के बारे में सबसे पहले उनके बारे में बताया जाएगा। फिर मापनियां किस प्रकार से अपना कार्य करती है जो जिससे हम भूकंप की तीव्रता को माप सके। एक ये टाइम के समय काल के अंतराल में क्या होता है कि जैसे जैसे नए आविष्कार होते गए तो उसके अकॉर्डिंग मापनियों की जो मापन पद्धति है और मापनियों का आविष्कार भी होता गया। एक अच्छी गुणवत्ता भी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। आप यहाँ पर देखो एक बार, भूकंप का मापन है। सबसे पहले है रोसीफेरल पैमाना है। उसमें बताया जाता है यह पैमाना इटली देश के विद्वान रोसी तथा विश्व स्विट्जरलैंड के विद्वान फेरल ने दिया था, तभी इसका नाम है रोसी और फेरल नाम पड़ा था। यह पैमाना 1902 से पहले प्रचलित था। इस पैमाने में 1 से 11 तक के अंकों का अंकन किया जाता था। यानी कि जो ये रोसीफेरल का जो पैमाना था यह 1902 से पहले का जो पैमाना है पहले प्रचलित था। यानी कि 1902 के बाद में इसमें परिवर्तन हो गया और नया पैमाना हमारे पास में, यानी कि जो मापन की जो नई पद्धति है वो हमारे पास में आ गए। तो यानी कि इसमें 1 से लेकर, इसमें यह बात मुख्य रूप से याद रखने, इसमें 1 से लेकर 11 तक के अंकों का अंकन किया जाता था। फिर बाद में आता है जो मर्कली का पैमाना। मर्कली का पैमाना है यह पैमाना मर्कली विद्वान ने 1902 में किया था, जिसे 1931 में वुड और न्यूमैन ने संशोधित किया। यानी कि 1902 में तो यह पैमाना मर्कली ने दिया। फिर बाद में 1931 में वुड और न्यूमैन ने इसमें संशोधन किया। यह पैमाना गुणात्मक है। यह अनुभव और विनाशकारी प्रभाव पर आधारित है। यानी कि जो अनुभव है उस पर आधारित है और विनाशकारी जो परिणाम है उनके ऊपर आधारित है। वो विनाशकारी जो प्रभाव उसके ऊपर आधारित। इसमें भूकंप के ज्ञापन हेतु 1 से 12 तक अंकों का अंकन किया। 1 से 12 तक अंकों का अंकन के 1 से 12 तक अंक दिए जाते हैं। तो पहले वाले में कितने गए? रोसीफेरल में 1 से लेकर 11 तक। इसमें मर्कली जो मर्कली पैमाना है इसमें क्या होता है कि इसमें 1 से लेकर 12 तक के जो अंक है वो दिए जाते हैं। और ये 1902 के बाद में लागू हुआ था। और इसमें जो संशोधन करने वाले थे वो वुड और न्यूमैन थे, वो 1931 में गए थे। ये याद रखना है आपको लोगों को। एक ये मर्कली पैमाना है 1902 के बाद में संशोधित हुआ। ये 1902 में ये प्रतिपादित किया गया है मर्कली विद्वान के द्वारा। फिर 1931 के अंदर 1931 में है ना, इसमें इसका संशोधन हुआ। और संशोधन करने वाले थे एक तो वुड और न्यूमैन, ये दोनों विद्वान थे तो जिन्होंने इसका संशोधन किया। उसके बाद में था रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना यह पैमाना 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर, जो रिक्टर पैमाना है वो 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा दिया गया, जिसे 1965 में गुटेनबर्ग ने संशोधित किया। यानी कि जो 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने ये पैमाना दिया और 1965 के अंदर तो गुटेनबर्ग था, उन्होंने इसमें संशोधन किया। यह मात्रात्मक पैमाना है। यह भी विशेष बात है कि यह किस प्रकार का पैमाना है, यह मात्रात्मक पैमाना है, जबकि यह जो मर्कली पैमाना है वो गुणात्मक पैमाना है। इसमें भूकंप की तीव्रता व आयाम दोनों को मापा जाता है। यानी कि भूकंप की तीव्रता आयाम दोनों को मापा जाता है।
यह एक लघु गुणकीय पैमाना है। यह एक जो जिसमें ने कि एक छोटी गणना फिर बाद में उसी के अंदर जो बड़ी गणना है उसी में समाई हुई है, क्योंकि एक गणना है और फिर उसी के अंदर दूसरी गणना उस बड़ी गणना समाई हुई है, तो लघु गुणकीय पैमाना है। यह व्यावसायिक तौर पर 0 से 10, इसमें जो है ना व्यावसायिक तौर पर 0 से 10 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 1 से लेकर 0 से लेकर उसमें 10 अंकों के अंक दिए गए हैं, और उस 10 अंकों के बारे में है ना उन 10 अंकों के आधार पर वो एक दूसरे से गुणा होते रहेंगे, और यानी कि एक वो गुणा होते रहेंगे, तो इसके बाद इसके जिससे कि है ना वो तीव्रता का पता चल जाता है कि कितने 1 से 10 जो रिएक्टर स्केल माना जा रहा है कि ये 1 से लेकर 10 तक इसके अंक होंगे, लेकिन फिर उसमें जो गुणांक है वो उनके ऊपर है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से भूकंप आ रहा है। एक बार आप लोग उतारो, तो इसकी जो रिएक्टर स्केल इसका थोड़ा सा और है, इसके बारे में बताता हूँ। जो भूकंप का मापन है उसके बाद में क्या होता है कि जो रिएक्टर स्केल का जो हम मापन कर रहे हैं, तो इसमें है ना प्रत्येक एक अंक एक की वृद्धि होने पर भूकंपीय तरंग की जो तीव्रता है वो 10 गुना में, उसमें जो भूकंपीय तो तरंग की जो तीव्रता में 10 गुना वृद्धि हो जाती है, और ऊर्जा की मात्रा में 31.5 या 31 से 1/2 वृद्धि हो जाती है। यह एक वैज्ञानिक पैमाना है, वर्तमान में यह पैमाना प्रचलित है। अब जो तीव्रता है, जैसे माने कि किसी की जो तीव्रता है वो आ रही है 2, इसके 2 की 10 गुना हो जाएगी, ये 3 पर आने से पहले इसकी 10 गुना हो जाएगी, 2 फिर बाद 2 की जो तीव्रता कर रहे हैं तो इसकी 4 हो जाएगी, और ये 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 10 × 10 हो जाएगी, ये 100 हो जाएगा यहाँ पर। फिर बाद 2 के इसमें ये अंक इसी के साथ ये 2 वाला चीज चल रहा है, 2 से लेकर इसमें 2 से 10 तक की काउंटिंग होती है। जैसे 1 हो गया, फिर बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो तीव्रता को मापन करते हैं। जैसे ये 1 है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक दे रखा है, तो एक के अंदर जो काउंटिंग होती है वो 1 से लेकर 10 तक होती है। फिर बाद में 2 स्टार्ट 2 प्रारंभ होता है, तो 2 में भी ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से इसमें यह काउंटिंग इस प्रकार से चलती है। तो ये वाला यहाँ पर 3 होगा तो यानी कि इसका 10 गुना हो जाएगा, इसका 4 होगा तो 10 × 10 हो जाएगा, 2 का 5 होगा तो 10 × 10 × 10 बराबर 1000। तो इस प्रकार से इसके अंदर तीव्रता देखने को मिलती है। अगले है जो उसके अंदर के जो ऊर्जा की मात्रा होती है, यानी कि जो भूकंप आता है, तो रिएक्टर पैमाना ये बताता है कि ये किस तीव्रता से आ रहा है, और इसके अंदर ऊर्जा है, बल तो पावर वो कितनी मात्रा में है। तो पावर जो ऊर्जा की मात्रा है वो, जैसे इसमें क्या होता है कि ऊर्जा की मात्रा में, यहां पर देखो एक बार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब 1 को ये 10 तक गिनती दे रखी है, तो जैसे 1 मान लिया जाए। अब 1 में क्या होता है, 1 से तो 1 है, फिर इसमें तो 2 दूसरा आएगा। अब इसमें क्या होगा कि 2 बराबर 2, इसमें क्या होगा 31 बट इंटू 31, 31 है ना, 31.5 या 31 से 1 बटा तो 31। फिर क्या होगा 2 बराबर 3, इसका पैमाना मापते हैं, तो 2 31 से 1 बटा 2, 2 × 31 से 1 बटा 2 × 31 से 1 बटा 2, फिर 2 का 4 31 से 1 बटा 2 × 31 से 1 बटा 2 × 31 से 1 बटा 2। इस प्रकार से ये
ये इसका पैमाना चलता है। तो यह वाला पैमाना है, ये तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ये वाला पैमाना है जो उसकी है ऊर्जा की मात्रा है, वो उसको प्रदर्शित करता है। तो एक बार इसको उतार लो आप लोग। इसके बाद में आपको बताया जाता है कि भूकंप की जो तरंगे है वो किस प्रकार की है। भूकंप की जो मुख्य से 3 तरंगे होती है, जिसमें पहला है जो पहली जो तरंग है वो पी तरंग है, दूसरी है एस तरंग है और तीसरी है एल तरंग। यानी कि पी तरंग होती है, एस तरंग होती है और एल तरंग होती है। ये तीनों तरंगों के अलग अलग विशेषता है। पी तरंग है ना, वो धरती से इस एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में अपनी भूमिका निभाती है। ये ज्यादा विनाशकारी भी नहीं होती। इसी के साथ में ये सीधी सीधी रेखा को के गमन के अनुसार गमन करती है। ये इसके बाद में इसकी जो तीव्रता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। दूसरी है एस तरंग। एस तरंग में क्या होता है कि ये भी पृथ्वी के लिए है विनाशकारी तरंग नहीं है। इसी के साथ में इसकी जो तीव्रता होती है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है, जबकि एल तरंग है सबसे विनाशकारी तरंग होती है। और ये पृथ्वी की जो ऊपरी पृष्ठीय भाग है उसके लिए सबसे विनाशकारी है, क्योंकि इसकी जो तीव्रता होती है 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। और यह सबसे ज्यादा जो भूकंप के अंदर जो विनाश होता है वो एल तरंग के माध्यम से होता है। आइए हम बताते हैं कि इन तरंगों के बारे में आपको पूरी जानकारी है इन तरंगों के बारे में आपको बताई जाती है। इसमें पी तरंग है। पी तरंगे है, इनको प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। ये ठोस, द्रव और गैस इन तीनों माध्यमों से गमन करती है। ध्वनि तरंगों की तरह यह गमन करती है जैसे ध्वनि तरंग होती है। ध्वनि तरंग ये ऐसे गमन करती है, और यानी कि ये ध्वनि तरंग ऐसे गमन करती है। और कई बार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल सीधी गमन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब ये अगर ध्वनि तरंग हवा का वेग के कारण करती है, लेकिन ये तरंगे बिल्कुल सीधी की सीधी गमन करती है। इसके बाद में क्या होता है, ये तरंगे इस प्रकार से गमन करती है। अब क्या होता है कि लंबवत तरंगों अनुदैर्ध्य तरंगे, इनको लंबवत तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। पृथ्वी के विपरीत छोर तक पहुंचने में सक्षम है, यानी कि पृथ्वी का एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने में भी यह सक्षम है। इनकी गति होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है, और यह कम विनाशकारी होती है। दूसरी है एस तरंगे। इसको द्वितीय तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। इसको यह केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है। अगर कोई ठोस माध्यम है उसी में यह एस तरंग गमन करेगी। प्रकाश तरंग की तरह यह गमन करती है। यानी कि जो प्रकाश तरंग आपने देखा होगा जैसे चीज दी जाती है ना, तो इस प्रकार से यह गमन करती है। जैसे सूर्य का प्रकाश सीधा आता है ऐसे तो घुमा के आता है, ऐसे गोल गोल तो आने से रहा। तो क्या होता है कि ये सीधी गमन करती है, और ये वर्तुलाकार जो स्थिति है ना वो वैसे गमन करती है। यानी कि जैसे वो दो वायुमंडल में ध्वनियां हो उस प्रकार से यह गमन करते हैं। फिर बाद में तिरछी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं इनको। तिरछी तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे भी इसको कहा जाता है। पृथ्वी के विपरीत छोर तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, यानी कि पृथ्वी का एक छोर है, जैसे ऊपर पट्टी है, ये पट्टी हमारी, इस छोर से लेकर इस छोर तक ये पहुंचने में असक्षम है, ये आपको पता रखना। इसके साथ में इसकी जो गति है 3 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यह गमन करती है, और यह कम विनाशकारी होती है। यानी कि इन तरंगों के माध्यम से भी पृथ्वी के ऊपर कम विनाश देखने को, बहुत विनाश होता है लेकिन बहुत कम विनाश होता है। अगली है एल तरंगे, जिसको धरातलीय तरंगे कहते हैं। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है। पृथ्वी की सतह के समानांतर गमन करती है, यानी कि जो पृथ्वी की जो सतह तो परतें बनी हुई है
उनके माध्यम से ये गमन करती है। समानांतर तरंगे पृथ्वी के विपरीत छोर तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, यानी कि ये भी पृथ्वी का जो विपरीत छोर है तो ये वहां पर पहुंचने में असक्षम है। इसके बाद में इसकी जो गति है वो 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से है। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं, यानी कि सबसे जो विनाशकारी तरंगे हैं वो एल तरंगे हैं, और ये दोनों तरंगे हैं कम विनाशकारी होती है। ये तरंगे पृथ्वी के विपरीत छोर तक पहुंच पाती है। तो क्या जो पृथ्वी को विपरीत, आप लोगों को यह पता है कि पृथ्वी, देखो एक बार क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है कि क्या पी तरंगी पृथ्वी के विपरीत छोर पर पहुंचती है, क्या एस तरंगी पृथ्वी के विपरीत छोर पर पहुंचती है, या एल तरंगी पृथ्वी के विपरीत छोर पर पहुंचती है। अब आपको पता है कि जो पी तरंगे है वो जो पृथ्वी के विपरीत छोर पर पहुंचते हैं, और ये एल और एस दोनों तरंगे हैं वो पृथ्वी के विपरीत छोर पर नहीं पहुंचती है। कई बार ऐसा होता है कि जो इनकी जो तीव्रता है, तो सबसे जो ज्यादा जो दूसरा क्वेश्चन यह होता है कि सबसे ज्यादा जो विनाशकारी तरंग है वो पी तरंग है, एस तरंग है या एल तरंग है। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजोगे। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है जिसको प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो विनाशकारी है वो कौन सी तरंग है, ये इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजोगे। अब आप पहले एक बार आप लोग इसको उतारो। भूकंप की तरंगे है वो किस प्रकार से जो पृथ्वी के अंदर जो गमन करती है उसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें ये वाला जो है, यहाँ से ये वाला जो एपिसेंटर है, यहाँ से तरंगे प्रारंभ होते हैं, और इस यहाँ से जो तरंगे प्रारंभ होकर इस जो विपरीत छोर तक पहुंचते हैं वो पी तरंगे कहलाते हैं। इसके बाद में जो एल तरंगे हैं और एस तरंगे हैं वो इस प्रकार से गमन करती है पृथ्वी के, यानी कि ये 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो उस छाया क्षेत्र में न तो पी तरंगे आती ना ये न तो पी तरंगे आती ना एस तरंगे आती है ना एल तरंगे आती है। तो ये इस छाया क्षेत्र के अंदर ये छाया क्षेत्र है, इसमें ये तरंगे अपना प्रभाव नहीं छोड़ते, यानी कि इन छाया क्षेत्रों के अंदर भूकंप का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद में होता है कि जो ये वाली जो तरंगे है ये एल तरंगे है, पर पृथ्वी के धरातल का जो पृष्ठीय भाग है उस पर सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। फिर बाद में ये जो सतह के पास में जो तरंगे रहती है जिसको पीजी के नाम से बोलते हैं और एस जी के नाम से बोलते हैं, ये सतह के पास रहेगी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो पी स्टार और एस स्टार की जो तरंगे हैं वो भी अपना प्रभाव दिखाने वो तो इन तरंगों को पी स्टार और एस स्टार के नाम से भी जान सकते हैं, या जब एस क्योंकि पी तरंगे तो ये सारी है तो ये अलग से सिद्धांत दिए गए थे पी स्टार और एस तरंगे, एस स्टार तरंगे, पी स्टार तरंगे और एस स्टार तरंगे। यह भी ये धरातल का जो भूकंप का जो केंद्र बिंदु है उसे जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इन तरंगों का प्रभाव देखने को मिलता है, पी स्टार और एस स्टार तरंगों को ये दोनों तरफ देखने को मिलता है। ये वाला जो छाया क्षेत्र है ये इसमें छाया क्षेत्र में भूकंप का प्रभाव कम नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद में ये छाया क्षेत्र है, ये छाया क्षेत्र है, इसका जो एरिया है 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री, ये 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के अंदर भूकंप की जो भूकंप है वो प्रभावित नहीं होता है, यानी कि ये जब ये तरंगे आती है तो ये यहाँ से निकल गए और फिर बाद में ये यहाँ से निकल गए और ये सीधी ऐसे निकल जाती है, और यहाँ से जो तरंगे आते हैं वो ऐसे निकल जाते हैं, तो ये यहाँ पर यह क्षेत्र और यह क्षेत्र भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। एक बार इसका डायग्राम बना लो, ये भी लिख लेना आप, जैसे ये पी तरंगे है, एल तरंगे है, एस
पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। और सतह के जो निकट है, सतह के जो निकट है वो क्या होगी, वो पीजी और एसजी होगी। और सतह से जो दूर होगी वो पी स्टार और एस स्टार तरंगे कहलाती है। पृथ्वी की सतह के जो निकट जो तरंगे होती है वो पी और एस तरंगे को जो पृथ्वी की सतह के निकट जो पी और एस तरंगे होती है वो तरंग को पीजी और एस जी तरंगे भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी के जो मध्यवर्ती भाग में जो प्रवाहित होने वाली जो पी और एस तरंगे हैं उनको क्रम से पी स्टार और एस स्टार तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों की गति पीजी और एस जी की जो तरंगे हैं उससे अधिक होती है। यानी कि पीजी की जो तरंगे हैं, पीजी और एसजी की जो तरंगे हैं उससे ज्यादा पी स्टार और एस स्टार जो तरंगे हैं उनकी गति अधिक होती है। यानी कि इनकी कम और इनकी गति अधिक होती है। इनकी जो यह सतह पर उस सतह के अब पास होगी, तो जो सतह के निकट होगी, और यह सतह से दूर इनके मध्यवर्ती भाग में होगी पी स्टार और एस स्टार तरंगे। तो इनकी जो गति है वो पीजी और एस जी जो तरंगे हैं उनकी गति से पी स्टार और एस स्टार वाली जो तरंगे हैं उनकी गति अधिक होती है। अच्छा, तो यह भूकंप का जो चैप्टर है वो कम संपन्न होता है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।